आपका हार्दिक स्वागत है मधुसूदन क्लासेज में। मैं हूं आपके साथ राहुल। जैसा कि आप सभी को पता है कि हमारी जो पॉलिटी की सीरीज है वो हमारी कंटिन्यू चल रही है। पॉलिटी की सीरीज में भारत का संवैधानिक इतिहास, संविधान सभा, संघ और उसके राज्य क्षेत्र के बाद नागरिकता वाली क्लास हमने कल की थी। और आज हमारा मोस्ट इंपोर्टेंट, सबसे इंपोर्टेंट फैक्टर जो चलने वाला टॉपिक, जिसका नाम है मूल अधिकार। तो आज का हमारे क्लास में हम मूल अधिकार, फंडामेंटल राइट्स पे बात करेंगे कि मूल अधिकार क्या होते हैं और मूल अधिकार को किस प्रकार हम डिफाइन कर सकते हैं। तो आज सबसे इंपॉर्टेंट जो टॉपिक है उसकी हम बात करेंगे। नाम क्या है? मूल अधिकार, जिसे बोलते हैं मौलिक अधिकार। देखो, सबसे पहले ये जो मूल अधिकार है, ये मौलिक अधिकार, इन्हें मूल अधिकार क्यों बोला गया है? देखो, समझना ध्यान से। सबसे पहले क्वेश्चन ये आता है कि मूल अधिकार आखिर मूल क्यों है? मूल अधिकार अर्थात मूल क्यों है? आसान सी बात। जिसे हम मौलिक अधिकार, ये मूल अधिकार बोलते हैं, ये मूल क्यों है? देखो, जो व्यक्ति के चहुमुखी विकास के लिए, जो व्यक्ति के चहुमुखी विकास के लिए बहुत जरूरी होते हैं, उन्हें बोलते हैं मूल। तो मूल अधिकारों का जो मुख्य उद्देश्य है, ध्यान रखना, वो होता है हमारे व्यक्ति का चहुमुखी विकास करना। बौद्धिक विकास हो, सांस्कृतिक विकास हो, आर्थिक विकास हो, सामाजिक विकास हो, चारों प्रकार का जो चहुमुखी विकास है उसे करने के लिए जो हमारे संविधान में ऐड किए गए हैं वो है मूल अधिकार। यदि मूल अधिकार को बात करें तो मूल अधिकार की अवधारणा हमारे देश में अमेरिका के संविधान से आई गई है। तो समझते हैं, देखो, मूल अधिकार के बारे में। सबसे पहले कि मूल अधिकार क्यों है? मूल अधिकार, जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है उसको पहले समझते हैं कि मूल अधिकार जो है, इसका वर्णन संविधान के भाग नंबर 3 में किया गया है, जिसे फंडामेंटल राइट बोलते हैं। दूसरा क्वेश्चन आता है कि मूल अधिकार का वर्णन जो किस आर्टिकल से किस आर्टिकल के बीच में है? तो समझना होगा कि आर्टिकल नंबर 12 से लेके 35 तक के बीच में जो अनुच्छेद है वहां पर हमारा मूल अधिकार का वर्णन किया गया है। तीसरा जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मिलता है कि मूल अधिकार का स्रोत क्या है? स्रोत का मतलब होता है कि मूल अधिकार को किस देश से हमारे संविधान में ऐड किया गया है। तो समझ लेना, वो लिया गया है यूएसए से। यूएसए मतलब संयुक्त राज्य अमेरिका से। देखो, संयुक्त राज्य अमेरिका में जो मूल अधिकार है उन्हें वहां पर कुछ और नाम दिया गया है, लेकिन हमारे यहां मूल अधिकार बोलते हैं। कहते हैं कि दुनिया में सबसे पहले मूल अधिकार कहां पर आए? दुनिया में सबसे पहले मूल अधिकार कहां पर आए? तो दुनिया में 1215 ईस्वी में मूल अधिकार दिए गए थे पहली बार ब्रिटेन के अंदर। कौन देश के अंदर? ब्रिटेन के अंदर। तो क्वेश्चन आता है नॉर्मल कि दुनिया में सबसे पहले मूल अधिकारों की अवधारणा कहां पर निश्चित की गई? तो समझना, ब्रिटेन में। लेकिन जब ब्रिटेन में मूल अधिकार दिए गए थे तो इन्हें वहां मूल अधिकार का नाम ना देके इन्हें वहां पर नाम दिया था मेग्ना कार्टा का। मेग्ना कार्टा। तो मेग्ना कार्टा जो है यही मूल अधिकार है। यही क्या है? यही मूल अधिकार है। इसलिए कभी कभी संविधान के भाग नंबर 3 को हम भारतीय संविधान का मेग्ना कार्टा बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मेग्ना कार्टा। मेग्ना कार्टा जो होता है ये एक इंग्लिश का शब्द है, हिंदी बोलते से अधिकार पत्र। इसे क्या बोलते हैं? अधिकार पत्र। देखो, ये चहुमुखी विकास हो, भौतिक विकास हो, बौद्धिक विकास हो, नैतिक विकास हो या आध्यात्मिक विकास हो। तो कई बार क्वेश्चन आता है कि मूल अधिकारों को मूल क्यों है? क्योंकि ये चहुमुखी विकास के लिए बहुत जरूरी होते हैं। चहुमुखी विकास कौन कौन से है? हमारा बौद्धिक विकास है, हमारा नैतिक विकास है। बहुत इंपॉर्टेंट है कि मूल अधिकार कौन किसके लिए गए हैं? हमारे बौद्धिक विकास के लिए, हमारे नैतिक विकास के लिए, और सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि भौतिक और आध्यात्मिक विकास के लिए जोड़े गए हैं। कौन से विकास के लिए? भौतिक विकास के लिए व आध्यात्मिक विकास के लिए। आध्यात्मिक विकास के लिए। तो कई बार क्वेश्चन मिल सकता है आपको कि मूल अधिकार को मूल क्यों बोलते हैं? जो अधिकार व्यक्ति के चहुमुखी विकास के लिए बहुत जरूरी होता है। चहुमुखी विकास का मतलब होता है कि बौद्धिक विकार, नैतिक विकास, भौतिक विकास और आध्यात्मिक विकास के लिए जरूरी होते हैं, उन्हें बोलते हैं चहुमुखी विकास। और जो इसके लिए जरूरी होते हैं वो होते हैं मूल अधिकार। मूल अधिकार का वर्णन संविधान के भाग नंबर 3 में है। कहां पर? संविधान के भाग नंबर 3 में है। आर्टिकल 12 से लेकर 35 तक है। हमारे देश में मूल अधिकार यूएसए से लिए गए हैं। और एक क्वेश्चन यहां से और मिलता है कि दुनिया में पहली बार मूल अधिकार कहां दिए गए हैं? ब्रिटेन में दिए गए हैं।
और ब्रिटेन में जो मूल अधिकार दिए गए हैं उनका नाम क्या था? उनका नाम मेग्ना कार्टा था। कब दिए गए हैं? 1215 में दिए गए हैं। किसके द्वारा दिए गए हैं? ब्रिटेन के राजा जॉन द्वारा दिए गए हैं। लॉर्ड जॉन बोलते हैं, लॉर्ड जॉन बोल देते हैं, बड़ा याद रखना आप। आगे बात करते हैं कि मूल अधिकार जो है ये न्यायोचित होते हैं। अगली इंपॉर्टेंट कहानी है कि मूल अधिकार न्यायोचित होते हैं, अर्थात मूल अधिकार न्याय देने के लिए बनाए गए हैं। न्यायोचित का मतलब हो गया कि यदि कभी आपका कोई मूल अधिकार का हनन करने की कोशिश करता है, जो सुना, तो आप न्याय की मांग कर सकते हो, न्याय की मांग कर सकते हो। और न्याय की आप मांग कर सकते हो तो आप हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट जा सकते हो। मतलब है कि मूल अधिकार न्यायोचित के साथ साथ में वाद योग्य भी है, वाद विवाद योग्य है। वाद विवाद योग्य है, इसमें वाद विवाद आप मूल अधिकारों में कर सकते हैं। इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए किसी को कि मूल अधिकार न्यायोचित होते हैं, ये इस पर न्याय की मांग की जा सकती है, ये वाद विवाद योग्य है, अर्थात इन पर केस किया जा सकता है। ठीक है। दुनिया में पहली बार मूल अधिकार कहां दिए गए हैं? ब्रिटेन में दिए गए हैं। कौन से भाग में है? 3 भाग में है। आर्टिकल कौन सा है? 12 से 35 तक है। जो मूल अधिकार है, जो स्रोत अमेरिका है, कहते हैं कि मूल अधिकार जो समिति बनाई गई है, ये कौन मेंबर था जिसने मूल अधिकार समिति बनाई है? तो एक क्वेश्चन आता है बड़े ध्यान से कि मूल अधिकार समिति के अध्यक्ष कौन है? मूल अधिकार समिति के अध्यक्ष, बहुत क्वेश्चन आता है, नॉर्मल क्वेश्चन है। समिति के जब संविधान बना था तो उस समय इसके अध्यक्ष कौन थे? तो ध्यान रखना, उनका नाम है सरदार वल्लभ भाई पटेल। सरदार वल्लभ भाई पटेल। तो कुछ बातें आपको बहुत अच्छे से याद रखनी है कि मूल अधिकार संविधान के भाग नंबर 3 में 12 से 35 तक है, जो कि यूएसए देश से लिए गए हैं। दुनिया में पहली बार मूल अधिकार ब्रिटेन में दिए गए हैं, जो व्यक्ति के चहुमुखी विकास के लिए बहुत जरूरी है, और ये न्यायोचित होते हैं, इन पे वाद विवाद किया जा सकता है। और इनका वर्णन भारतीय संविधान के आर्टिकल 12 से लेकर 35 तक किया गया है। आगे बात करते हैं, देखो ध्यान से, बहुत ही ध्यान से। जो हमारे मूल अधिकार होते हैं, क्या करते हैं हम इसको, जो मूल अधिकार होते हैं, क्वेश्चन आता है कि संविधान में हमारे लिए कितने मूल अधिकार? तो ध्यान रखना कि संविधान में, कहां पर? संविधान में 7 मूल अधिकार, 7 मूल अधिकार प्रदान किए गए। तो कई बार क्वेश्चन आता है मूल अधिकार प्रदान किए गए, किए गए। तो नॉर्मल क्वेश्चन है कि हमारे संविधान में कुल कितने मूल अधिकार प्रदान किए गए थे? तो आप बोलना कि 7 मूल अधिकार प्रदान किए गए थे। कौन कौन से 7 थे? पहला था जिसे बोलते हैं समानता का अधिकार। समानता का अधिकार बहुत इंपॉर्टेंट है कि पहला मूल अधिकार जो संविधान में प्रदान किया है वो है समानता का अधिकार। दूसरा जो अधिकार है उसे हम बोलते हैं स्वतंत्रता का अधिकार। स्वतंत्रता का अधिकार। तीसरा जो मोस्ट इंपोर्टेंट अधिकार है, स्वतंत्रता का अधिकार। तीसरा जो मोस्ट इंपोर्टेंट अधिकार है उसे बोलते हैं शोषण के विरुद्ध अधिकार। शोषण के विरुद्ध अधिकार। जो मोस्ट इंपोर्टेंट फोर्थ अधिकार है, जो पेपर में बहुत आता है, वो है धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। जो फिफ्थ अधिकार है जो हमारे लिए प्रदान किया गया है, जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट आता है, उसे बोलते हैं हम संपत्ति का अधिकार, या बोल सकते हैं शिक्षा व संस्कृति का अधिकार, कि हम अपने लिए अपनी शिक्षा और संस्कृति की सुरक्षा कर सकते हैं। जो छठा और इंपॉर्टेंट मूल अधिकार है वो उसे बोलते हैं हम संपत्ति का अधिकार। संपत्ति का अधिकार।
और सबसे इंपॉर्टेंट और महत्वपूर्ण भी आता है जिसे बोलते हैं संवैधानिक उपचारों का अधिकार। संवैधानिक उपचारों का अधिकार। तो पेपर में कई बार आता है बेटा कि संविधान ने हम भारतीय जनता को कुल कितने मूल अधिकार प्रदान किए थे। तो आप बोलना कि 7 मूल अधिकार प्रदान किए गए थे। पहला है समानता का अधिकार, दूसरा है स्वतंत्रता का, शोषण के विरुद्ध। आर्टिकल नंबर 14 से लेकर 18 तक है समानता का अधिकार, 19 से लेकर 22 तक है शोषण का अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार, स्वतंत्र। और ये 23 में 24 है शोषण के विरुद्ध अधिकार। धार्मिक स्वतंत्रता का है 25 से लेकर 28 तक। और जो सबसे इंपॉर्टेंट पूछा जाता है वो है कि शिक्षा व संस्कृति का अधिकार कौन से आर्टिकल में है। तो ये 29 और 30 में है। संपत्ति का अधिकार हमारा आर्टिकल 31 में था। और संवैधानिक उपचारों का अधिकार संविधान के आर्टिकल 32 में है। देखो संविधान में भारतीय जनता को 7 मूल अधिकार दिए गए थे, परंतु एक बार हमने मूल अधिकारों में परिवर्तन करा, संशोधन करा, और संशोधन करके हमने ये बोला कि जो संपत्ति का अधिकार है वह मूल अधिकार नहीं है, अर्थात उसको मूल अधिकार मानने से मना कर दिया गया। तो इंपॉर्टेंट बात है कि 44वें संविधान संशोधन 1978 के अनुसार संपत्ति का अधिकार, संपत्ति का अधिकार अब मूल अधिकार नहीं रहेगा। मूल अधिकार नहीं रहा। तो अब ये मूल अधिकार नहीं है। तो यदि पूछे कि संविधान में कितने मूल अधिकार थे, संविधान में तो 7, लेकिन एक अधिकार को मूल अधिकार से हटा दिया गया, ये कानूनी अधिकार बना दिया गया। तो स्पेशल बात है कि वर्तमान में केवल 6 मूल अधिकार है। 6 मूल अधिकार है। शुरुआत में ये मूल अधिकार जो है 7 थे, अब कितने अधिकार है? ये 6 मूल अधिकार है। तो पेपर में बार बार पूछ सकता है कि हमारे संविधान में भारतीय जनता को कितने मूल अधिकार दिए गए थे? 7 दिए गए थे। और प्रेजेंट टाइम में मूल अधिकारों की संख्या कितनी है? तो आप बोल सकते हो कि प्रेजेंट टाइम में मूल अधिकारों की संख्या है 6 है। कौन सा एक अधिकार संविधान से हटाया गया है? तो संपत्ति के अधिकार को अब मूल अधिकार नहीं बोला, बल्कि अब इसे बोलते हैं कानूनी अधिकार। कानूनी अधिकार। और जब इसे कानूनी अधिकार बोलते हैं तो ये आर्टिकल 300A में आता है। तो कई बार पूछ सकता है कि संविधान के अनुच्छेद नंबर 300A में किस चीज का वर्णन है? तो आपको बोलना है संपत्ति के अधिकार का वर्णन है। तो अब समझना कि मूल अधिकार कहां से कहां तक है? आर्टिकल नंबर 12 से 35 तक है। आर्टिकल नंबर अनुच्छेद नंबर 12 से 35 तक कौन सा अधिकार है? मूल अधिकार है। अब सबसे बड़ी बात जो समझना, देखो अब हमने जब पढ़े थे तो हमने स्टार्ट करा था अधिकार कहां से? आर्टिकल नंबर 14 से। तो बड़ी बात यह है कि आर्टिकल 13 तो बताओ पहले कि आर्टिकल 13 में क्या है? कौन से आर्टिकल में बात करेंगे हम? आर्टिकल नंबर 13 में ध्यान से देखो। तो आपको पता है बहुत अच्छे से, 13 नहीं पहले 12 पढ़ते हैं कि आर्टिकल नंबर 12 से लेके 35 तक मूल अधिकार है। मूल अधिकार है जो व्यक्ति के चहुमुखी विकास के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। तो अब बात करेंगे कि अनुच्छेद नंबर 12 में क्या है। बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट आर्टिकल नंबर 12 है, आप समझो ध्यान से। देखो आर्टिकल 12 क्या बोलता है, इसको देखो ध्यान से बेटा। हाँ इस पर ध्यान दो, मतलब इस पर ध्यान दो। देखो इसमें एक लाइन में, यदि हमें एक लाइन में आंसर देना पड़े तो एक लाइन में आंसर हम देते हैं राज्य की परिभाषा। राज्य की परिभाषा। जब ये बातें लिख दी गई राज्य की परिभाषा,
तो आप सिंपल कहोगे सर परिभाषा की जरूरत क्या है राज्य की परिभाषा की? सबको पता है कि राज्य क्या होता है। उत्तर प्रदेश राज्य है, मध्य प्रदेश राज्य है, राजस्थान एक राज्य है, पंजाब एक राज्य है, हरियाणा एक राज्य है। प्रत्येक राज्य होता है। लेकिन आप तो कर रहे हो राज्य की परिभाषा, तो बेटा कुछ स्पेशल होगा, और जब कुछ स्पेशल होगा तभी ये यहां पर संविधान में लिखा गया है। आर्टिकल 12 तभी संविधान में लिखा गया है जब यहां पे कोई स्पेशल होगा। स्पेशल क्या है समझो, देखो ध्यान से। यहां पे लिखा गया है कि राज्य क्या होगा। यहां सिंपल लिखा गया है कि संघ सरकार अर्थात केंद्र सरकार वह उसके मंत्रालय, उसके मंत्रालय जैसे रक्षा मंत्रालय, कपड़ा मंत्रालय, शिक्षा मंत्रालय, गृह मंत्रालय, मानव संसाधन मंत्रालय, जो उसके मंत्रालय। दूसरी कंडीशन है कि राज्य सरकार वह उसके मंत्रालय। उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट और उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट का कोई मंत्रालय है, चाहे कपड़ा मंत्रालय है, शिक्षा मंत्रालय है, उद्योग मंत्रालय है, वित्त मंत्रालय है, कोई भी मंत्रालय है। और तीसरा जो इंपॉर्टेंट है स्थानीय प्राधिकरण। स्थानीय प्राधिकरण का मतलब है बेटा जैसे नगर पालिका, यह स्थानीय प्राधिकरण होता है। नगर निगम, जल विभाग, जल बोर्ड, ये सब स्थानीय प्राधिकरण है। तो ऐसे स्थानीय प्राधिकरण, ग्राम पंचायत, जिला पंचायत, समझे, ये सब स्थानीय प्राधिकरण है। तो लिख सकते हैं यहां पर जिला पंचायत, ग्राम पंचायत, और आगे नंबर 4 पे जो इंपॉर्टेंट आता है वो आता अन्य प्राधिकरण। आप सर क्या होगे कि अन्य प्राधिकरण का मतलब क्या है? देखो अन्य प्राधिकरण का मतलब है जो अन्य है, जो संघ सरकार, राज्य सरकार, स्थानीय प्राधिकरण में नहीं आए थे, वो अन्य से में आते हैं। तो अब सिंपल क्वेश्चन कि सर पहले हमें यही बता दो कि ये अन्य वाली कंडीशन क्या है, क्योंकि हमें तो ये समझना है कि अन्य में कौन कौन आता है। तो समझ लेना, देखो अन्य में कौन कौन आता है, बड़ा ही इंपॉर्टेंट है कि अन्य में कौन कौन आएगा। अन्य में बेटा ऐसी सरकार संस्था आती है जो सरकारी होती है। जैसे एग्जाम्पल देखो, जैसे विश्वविद्यालय, जितने भी सरकारी विश्वविद्यालय, लेकिन कैसे वाले, सरकारी यूनिवर्सिटी जो होती है वो सब राज्य होते हैं। सरकारी यूनिवर्सिटी अपने आप में एक राज्य है, सरकारी विद्यालय अपने आप में एक राज्य है जो पूर्ण रूप से सरकारी है। आगे बात करते हैं, ध्यान सुनना बहुत अच्छे से। जिसे मैंने बोल रहा था ONGC, LIC, जो इस प्रकार की संस्था होती है। लेकिन सबसे बड़ी बात आपको रखना बेटा कि ये तो होती है लेकिन कौन नहीं होता। जैसे संस्था देखो BCCI, NCERT, इनको राज्य नहीं माना जाता, ये नहीं होते, पेपर में आते हैं। तो ध्यान रखना अपने आप पे कि ONGC, LIC या फिर जैसे समझना कोई भी सरकारी बैंक, लेकिन यदि एक्सिस बैंक आ जाए तो प्राइवेट है, ICICI बैंक आ जाए तो प्राइवेट है, HDFC बैंक आ जाए तो प्राइवेट है। तो ऐसे बैंक भी अपने आप में राज्य नहीं होते, ये नहीं की साइड है। तो क्या क्या राज्य होता है वो आर्टिकल नंबर 12 में बताया गया है, राज्य की परिभाषा। तो कई बार क्वेश्चन आता है कि राज्य की परिभाषा में कौन कौन शामिल होगा, कौन कौन शामिल नहीं होता है। तो समझ लेना ये परिभाषा बतानी बहुत जरूरी थी। आप कहोगे क्यों बतानी जरूरी थी? क्योंकि वहां लिखा गया है कि मूल अधिकार, कौन से अधिकार? मूल अधिकार जनता को प्राप्त होंगे राज्य के खिलाफ। मूल अधिकार जनता को प्राप्त होंगे राज्य के खिलाफ, अर्थात राज्य कोई भी ऐसा काम नहीं करेगा जिससे मूल अधिकार का हनन होता हो। तो पहले ये बताओ राज्य है कौन? तो आर्टिकल 12 में राज्य की डेफिनेशन दी गई है। आप सभी को पता होना चाहिए कि राज्य किसे बोलते हैं और राज्य किसे नहीं बोलते। बात क्लियर? आगे आएगा देखो आर्टिकल नंबर 13 जिसे बोलते हैं अनुच्छेद नंबर 13। अनुच्छेद नंबर 13 देखो समझना, इसमें क्या लिखा गया है कि मूल अधिकार को कम करने वाली विधि
शून्य घोषित कर दी जाएगी, अर्थात मूल अधिकार से असंगत, जो मूल अधिकार के संगत में नहीं है, ऐसी कोई भी विधि सुना नहीं बनाई जाएगी। ठीक है, या अल्पकरण करने वाली, मूल अधिकार को अल्पकरण करने वाली, कम किया तो बोल सकते हैं कि असंगत, या बोल सकते हैं अल्पीकरण करने वाली, कमजोर करने वाली, अल्पीकरण करने वाली विधि शून्य घोषित की जाएंगी, शून्य घोषित की जाएंगी। अर्थात कोई भी ऐसा कानून नहीं बनाया जाएगा जिससे किसी भी मूल अधिकार का क्या होता हो, हनन होता हो। किसी भी मूल अधिकार का हनन करने वाली कोई विधि, कोई कानून नहीं बनाया जाएगा। आर्टिकल नंबर 13 में लिखा हुआ। आर्टिकल 13 में आप पूछोगे सर और क्या लिखा गया है कि मूल अधिकार से कम करने वाली विधि नहीं बनाई जाएगी, और क्या लिखा गया है? और जो सबसे इंपॉर्टेंट बातें लिखी गई है वो समझते हैं। देखो बड़े ध्यान से, कि ऐसी विधि जो संविधान के लागू होने से पूर्व, मतलब पहले बन चुकी है, वह यदि मूल अधिकार के असंगत है, मूल अधिकार के असंगत या मूल अधिकार के विरुद्ध है, तो वह भी शून्य घोषित हो जाएंगी, शून्य घोषित हो जाएगी। अर्थात मूल अधिकार को किसी भी कंडीशन में कम नहीं किया जाएगा। कहा गया कि मूल अधिकार को हमारा सुप्रीम कोर्ट भी बचाएगा, सुप्रीम कोर्ट भी मूल अधिकार को बचाएगा, और हमारा हाई कोर्ट भी मूल अधिकार को बचाएगा। सुप्रीम कोर्ट आर्टिकल 32 में अधिकार दिया गया है कि वो मूल अधिकार को बचाने के लिए कौन कौन से रीट रद्द का आदेश दे सकता है, और हाई कोर्ट के लिए आर्टिकल 226 दिया गया है कि वह मूल अधिकार को बचाने के लिए कौन कौन से अधिकार दे सकता है। तो समझ लेना। और इसमें यह बताया गया है कि यदि मूल अधिकार से संबंधित कोई कानून बन चुका था, पहले सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि कानून सही है, लेकिन बाद में उसे लगता है कि मूल अधिकार का इससे हनन हो रहा है, तो वह अपने उस कानून की न्यायिक पुनर्विलोकन कर सकता है, मतलब दोबारा से उस कानून पर सोच विचार कर सकता है। तो इसमें एक इंपॉर्टेंट बात और है, पता क्या, कि सुप्रीम कोर्ट की न्यायपूर्ण अवलोकन, पुनर्विलोकन की शक्ति, कि सुप्रीम कोर्ट अपने दिए गए निर्णयों पर पूर्णतः विचार कर सकता है, वो समझ सकता है कि उसका दिया गया निर्णय पूर्णतः सही है या गलत है। तो बड़े ध्यान समझना कि पूर्णतः विचार की बात कौन से आर्टिकल में की गई है, आर्टिकल नंबर 13 में। बहुत इंपॉर्टेंट है कि हमारे संविधान को में कोई भी ऐसी विधि नहीं बनाई जाएगी जिससे मूल अधिकार कम होते हो या जिससे मूल अधिकार का हनन होते हो। यदि कुछ ऐसा होता है तो वह विधि संविधान के लागू होने पर, मूल अधिकारों के लागू होने पर शून्य घोषित कर दी जाएगी। बात क्लियर? आगे चलते हैं। तो आप इसे नोट कर लीजिए, जल्दी से स्क्रीनशॉट लीजिए। देखो आगे जो अब हमारा इंपॉर्टेंट है, जो आर्टिकल 14 आता है, अनुच्छेद 14 बोलते हैं इसे, अनुच्छेद 14, जिसमें लिखा हुआ है कानून के समक्ष समानता व कानून का समान संरक्षण। कानून के समक्ष समानता, कानून का समान संरक्षण। अब इसको बड़े ध्यान से समझना है, और ये उस लेवल का बेटा, उस लेवल का है, बहुत अच्छे लेवल का। देखो, सभी नागरिकों को कानून के समक्ष समान अधिकार और सुरक्षा मिलेगी। राज्य किसी भी व्यक्ति के साथ भेदभाव नहीं करेगा, अर्थात सब व्यक्ति कानून की नजर में बराबर होंगे। अब कानून का मतलब होता है विधि। देखो आप ध्यान सुन लेना
यह दो विचार है। एक है विधि के समक्ष समानता। विधि के समक्ष समानता का जो विचार है यह हमारे देश में ब्रिटेन देश से लिया गया है। एक क्वेश्चन तो यहां मिलता है कि कानून के समक्ष समानता का विचार कहां से लिया गया है? ब्रिटेन से। दूसरा, विधि मतलब कानून मतलब था विधि। दूसरा लिखा गया है कि विधि का समान संरक्षण का जो विचार है यह हमारे यहां पर लिया गया आर्टिकल नंबर 14 में ही। कहां से? अमेरिका से। कहां से? अमेरिका से। तो एक नॉर्मल क्वेश्चन मिलता है जहां बच्चे बार बार गलती कर देते हैं कि भारतीय संविधान के मूल अधिकार में वह कौन सा वर्णन है या कौन सा मूल अधिकार है जो दो देशों से लिया गया है, ब्रिटेन और अमेरिका से। तो आर्टिकल नंबर 14 है। वो कौन सा आर्टिकल है? ये आर्टिकल नंबर 14 है। समझते हैं? चलो कोई दिक्कत नहीं, ये आर्टिकल नंबर 14 है। अगली इंपॉर्टेंट जो महत्वपूर्ण बात होती है कि विधि के समक्ष समानता का वर्णन ये नहीं है कि सबकी नजर में विधि समान होगी, नहीं बेटा। इसमें कहा गया है कि एक ही परिस्थिति में रहने वाले सब लोगों की एक ही परिस्थिति में रहने वाले सभी लोगों के लिए एक जैसा कानून बनाया जाएगा। एक ही परिस्थिति में रहने वाले लोगों के लिए सबके लिए एक जैसा कानून बनाया जाएगा, सबको अलग अलग नहीं रखा जाएगा। आप समझना, देखो एक जैसा कानून, लेकिन इसके कुछ अपवाद भी है बेटा। आर्टिकल 14 के अपवाद बहुत पूछता है, बताइए आर्टिकल 14 के अपवाद क्या है? देखो, पहला अपवाद, यदि हमारे ऊपर कोई धोखाधड़ी का मामला दर्ज होता है तो कहा जाता है कि इनको उठाओ, गिरफ्तार कर लो या इन्हें कानूनी कार्रवाई करो। लेकिन हमारे देश में अपवाद है बेटा, जैसे हमारे देश के राष्ट्रपति हैं, यदि इनके ऊपर कोई सिविल मुकदमा होता है तो जब तक ये अपने पद पर रहेंगे इन्हें विशेष अधिकार है, इन पर कोई कानूनी कार्रवाई नहीं की जाएगी। जैसे राज्यपाल होते हैं, जब तक ये अपने पद पर है इन पर किसी प्रकार की इनकी कार्रवाई के दौरान किए गए किसी भी कार्य के लिए कोई कार्रवाई नहीं की जाएगी। ठीक है। और सबसे बड़ी बात है, जैसे सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट या डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के न्यायाधीश होते हैं, जब तक वो अपने पद पर है उन पर कोई कार्रवाई नहीं की जाती। क्या बेटा, लोकसभा व राज्यसभा के जो सदस्य होते हैं इन्हें कुछ विशेष अधिकार प्राप्त होते हैं कि ये यदि वहां पर कोर्ट में बैठ के कुछ बातें बोल रहे हैं तो उन पर कोई कार्रवाई नहीं की जाएगी। तो ऐसी चीजें को हम अपवाद स्वरूप रखते हैं जो उस संविधान के आर्टिकल से थोड़ा सा अलग चलता है। तो आर्टिकल 5 में है कि संसद में दिए गए किसी भाषण के लिए, संसद में दी गई किसी भी कार्रवाई के लिए कोई किसी प्रकार की कोई कार्रवाई नहीं की जाएगी। राज्यसभा लोकसभा के सदस्यों पर संसद में की गई किसी भी कार्रवाई के लिए कोई मुकदमा नहीं किया जाएगा। राष्ट्रपति के लिए आर्टिकल 361 में कहा गया है कि कोई दिक्कत नहीं है उन्हें। राज्य विधानमंडल के लिए अथवा विधायकों को भी वो दिया गया है आर्टिकल 194 में कि यदि एमएलए है वह एमएलसी है और अपनी कार्रवाई के दौरान यदि कुछ भी उन्होंने कहा है तो उनके काम पर की गई किसी भी कोई कानूनी कार्रवाई नहीं की जाएगी। अर्थात इन लोगों को कुछ विशेष अधिकार दिए गए हैं। कैसे अधिकार दिए गए हैं? विशेष अधिकार दिए गए हैं। तो कानून के समक्ष समानता में एक ही परिस्थिति में रहने वाले व्यक्ति को एक जैसा समान संरक्षण मिलेगा, एक ही परिस्थिति में। सबसे बड़ी बात देखो बेटा, आप रहते हो सपोज करो उत्तर प्रदेश में, कोई व्यक्ति रह रहा है मिजोरम में, और आप अच्छे जानते हो कि मिजोरम में 88% पे वन क्षेत्र है और इनकी रोजी रोटी वन काट चलती है, और यूपी में 6% पे वन है। अब यदि हम ये कहे कि यूपी में वन लगाना बहुत ज्यादा जरूरी है, लेकिन यदि मिजोरम में किसी ने कोई पेड़ काट दिया तो ऐसे किसी आदिवासी जब समुदाय पे, खासकर एसटी समुदाय पर कोई केस नहीं किया जाता, क्योंकि उनकी परिस्थिति अलग है। इसी परिस्थिति के अनुसार देखा जाए तो एससी एसटी की जो परिस्थिति है वो बिल्कुल अलग होती है। वो सामाजिक शोषण के से दबे हुए व्यक्ति है, उनका सामाजिक शोषण वर्षों वर्षों तक होता गया है, तो उनके लिए थोड़े से कानून में अलग स्थान दिया गया है। तो इसको याद रखना
कि कानून के समक्ष समानता और कानून का समान संरक्षण। कौन से आर्टिकल में है? आप कहोगे कि आर्टिकल 14 में है। कौन से में है? 14 में। आगे बात करते हैं कौन से आर्टिकल में? 5वें पे। देखो ये कहता है कि भेदभाव का निषेध, अर्थात किसी व्यक्ति के साथ भेदभाव नहीं किया जाएगा। लेकिन सबसे बड़ी बात इसमें एक शब्द रखा है जो सबसे पहले इंपॉर्टेंट है, केवल। केवल धर्म, जाति, लिंग, जन्म स्थान, रंग भेद के आधार पर भेदभाव वर्जित है। अर्थात केवल धर्म के आधार पे, जाति के आधार पे, लिंग के आधार पर, जन्म स्थान के आधार पर, रंग भेद के। रंग भेद का मतलब होता है कि भैया गवर्नमेंट यदि ये कह लगे कि भैया वैकेंसी निकाल लिया हमने, लेकिन उस वैकेंसी में सिर्फ गोरो गोरो का नंबर आया, कालो का नहीं आएगा, कालो कालो का, गोरो का नहीं आएगा। तो एक तरीके से एक रंग भेद के कारण क्या हुआ? एक रंग भेद पर क्या हुआ भैया? उस रंग भेद की यहां पर क्या किया? भेदभाव करने की कोशिश की गई। तो सरकार ऐसा नहीं कर सकती। कहा गया कि केवल धर्म, जाति, लिंग, जन्म स्थान, रंग भेद के आधार पर भेदभाव नहीं किया जाएगा। और ये केवल शब्द अपने आप में बहुत विस्तृत है। केवल शब्द बोलता है कि इस स्थान पर नहीं करोगे। जैसे एग्जाम्पल के लिए आप समझो कि यदि यूके का कोई फॉर्म निकलता है तो उसे यूपी वाले नहीं डाल पाते। यूके के फॉर्म को यूपी वाले नहीं डाल पा रहे, इसका मतलब क्या हुआ? इसका सिंपल सा मतलब हुआ कि यूपी में भेदभाव हो रहा है, जबकि जन्म तो हमारा भी भारत में हुआ, उनका भी भारत में हुआ है। लेकिन ये यूके जो भेदभाव कर रहा है ना, ये जन्म स्थान नहीं बेटा, ये भेदभाव कर रहा है निवास स्थान के आधार पर। ये कह रहा है कि मुझे मतलब नहीं कि तुम्हारा जन्म यूपी में हुआ या यूके में हुआ, मुझे ये दिखा दो कि तुम्हारा जो निवास स्थान है वो यूके है, तो अब मैं भेदभाव नहीं करूंगा। लेकिन यदि निवास स्थान नहीं है तो मैं भेदभाव करूंगा। तो कुछ व्यक्तियों को लिंग, जाति, जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव से छूट दी गई है। क्या दी गई है? छूट दी गई है। अर्थात यहां कहा गया है कि किसी व्यक्ति को इन सभी के आधार पर सार्वजनिक होटल, सार्वजनिक तालाब, सार्वजनिक रेस्टोरेंट, रेस्टोरेंट मतलब होटल ही होता है, कोई सार्वजनिक घाट, सार्वजनिक कुएं, कुएं पर या किसी भी प्रकार के इसी प्रकार के सार्वजनिक परिवहन स्थान, सार्वजनिक पार्क पर किसी प्रकार को भी जाति के आधार पर, रंग के आधार पर, जन्म स्थान के आधार पर, धर्म के आधार पर भेदभाव नहीं करेंगे। किसी हम सार्वजनिक कुएं से ये नहीं कह सकते कि भाई तू विशेष जाति का है या तू विशेष धर्म का है, तू यहां से पानी नहीं भर सकता। ऐसा करना कानूनी अपराध माना जाएगा। क्या माना जाएगा? कानूनी अपराध माना जाएगा। परंतु सरकार ने कहा है कि सरकार ने कहा है, बहुत आसान लैंग्वेज सरकार ने कहा है कि जो बच्चे हैं, जो महिलाएं हैं, यदि हम उनके साथ भेदभाव नहीं करेंगे। जैसे एग्जांपल बेटा, यूपी पुलिस की वैकेंसी निकल रही है एसआई की, जिसे बोलते हैं दरोगा जी। इस दरोगा की वैकेंसी आपको पता है कि निकल रही है। अब इस दरोगा की वैकेंसी में पुरुषों की भी दौड़ में और महिलाओं की दौड़ में अंतर है। तो भाई ये तो लिंग के आधार पे भेदभाव हो रहा है। भाई पुरुषों से अलग दौड़ मांग रहे हैं, महिलाओं से अलग दौड़ मांग रहे हैं, तो इसका मतलब क्या है कि भेदभाव हो रहा है। तो ये तो भेदभाव को आर्टिकल 15 मना करता है। परंतु सरकार बोलती है कि महिला और बच्चों के कल्याण के लिए या महिला और बच्चों को मुख्य धारा में लाने के लिए सरकार भेदभाव कर सकती है। महिला और बच्चों को मुख्य धारा में लाने के लिए सरकार भेदभाव कर सकती है, उनको निःशुल्क शिक्षा की व्यवस्था भी कर सकती है। जो ध्यान रखना बेटा, तो महिला और बच्चों के लिए भेदभाव कर सकते हैं, महिला व बच्चों के लिए। वो समझ सकते हैं कि यदि वहां पर पुलिस की वैकेंसी निकाली गई है तो पुरुष के मुकाबले महिलाएं उस दौड़ की स्थिति में सक्षम नहीं हो पाएगी, जो सही प्रकार से उनकी परिस्थिति अलग है, परिस्थिति अलग है। अगला पॉइंट है कि ओबीसी वर्ग के लिए, अति पिछड़े वर्ग के लिए सरकार विशेष उपबंध कर सकती है। तीसरा है कि एससी, एसटी और एसटी समुदाय के लिए सरकार विशेष उपबंध कर सकती है, अर्थात इनको
कुछ मामले में छूट दे सकती है, इनको शिक्षा का अधिकार दे सकती है, कहीं कहीं इन्हें अलग विशेष अधिकार दे सकती है। तो ध्यान रख लेना आप। जैसा कि आपको पता है कि ओबीसी के लिए आरक्षण की व्यवस्था की गई है, ओबीसी के लिए आरक्षण की व्यवस्था की गई, एससी एसटी के लिए आरक्षण दिया गया है, तो आर्टिकल 15 में बातें की गई है। तो कभी कभी पूछे कि ओबीसी एससी एसटी को जो आरक्षण की व्यवस्था की गई है कौन सा आर्टिकल है, वो आर्टिकल 15 में दी गई है। और आपको पता है कि ओबीसी आरक्षण में 2-3 बातें याद रखना कि ओबीसी आरक्षण में क्रीमी लेयर का प्रयोग होता है। ये क्रीमी लेयर क्या खिचड़ी है? क्रीमी लेयर का मतलब होता है कि ओबीसी वर्ग के वह व्यक्ति जिसे सरकार क्रीम मानती है। क्रीम किसे मानती है? कि जिसके माता पिता में से कोई A1 की नौकरी पे है, आईएएस है, पीसीएस है, आईएम में प्रोफेसर है, दिल्ली यूनिवर्सिटी प्रोफेसर है, भाई पैसा ही पैसा है, जिसके पास जमीन एक बहुत ज्यादा है, 8 लाख से ऊपर की ईयर की इनकम है, तो सरकार बोलती है कि ये व्यक्ति ओबीसी कैटेगरी की क्रीमी लेयर में आएंगे और इनको अन्य ओबीसी कैटेगरी के बराबर आरक्षण नहीं मिलेगा, आरक्षण नहीं दिया जाएगा। अब तो कहते हैं कि एससी एसटी में भी सुप्रीम कोर्ट आरक्षण लागू करने की बात कर रहा है, क्रीमी लेयर की बात कर रहा है कि भैया क्रीमी लेयर बात की जाए। ध्यान रखना कि 91वें संविधान संशोधन द्वारा 2005 में क्रीमी लेयर का कॉन्सेप्ट जो है बड़े स्तर पर आया था ओबीसी वर्ग के लिए। शिक्षा संस्थानों में मलाई दर परत बोलते हैं। और इसी में 103वां संविधान संशोधन हुआ, आपको पता है 103वां संविधान संशोधन। और सबसे बड़ी बात है कि 103वें संविधान संशोधन में ईडब्ल्यूएस के लिए भी आरक्षण की व्यवस्था की गई। किसके लिए? ईडब्ल्यूएस के लिए। तो बड़ा क्वेश्चन आ सकता है कि ईडब्ल्यूएस का जो संशोधन था कब हुआ था? 2019 में। तो ये भी आर्टिकल 15 में चलेगा। ये भी आर्टिकल कौन से में है? 15 में। नेक्स्ट पढ़िए, पढ़िए इसे। आर्टिकल 16 में क्या है? क्या है? कि सरकारी नौकरियों में समान अवसर। इसका मतलब है कि सभी नागरिकों को सरकारी नौकरियों में समान अवसर मिलेंगे, लेकिन एससी एसटी और ओबीसी के लिए आरक्षण की अनुमति है। देखो सुनो कि सरकार रोजगार प्रदान करते समय एक जैसा कानून बनाएगी। सरकार कुछ भी विशेष नहीं करेगी। सरकार की नजर में सभी व्यक्ति समान होंगे। सरकार की नजर में सभी व्यक्ति समान होंगे, अर्थात किसी को भी उसकी जाति के, रंग भेद के, जन्म स्थान के आधार पर किसी भी रोजगार से वंचित नहीं किया जाएगा। किसी को भी रोजगार देने के लिए मना नहीं किया जाएगा। ध्यान रख लेना आप बड़े ही ध्यान से। सभी व्यक्तियों को समान नौकरी का अधिकार दिया जाएगा। जैसे ईडब्ल्यूएस आरक्षण में कहा गया कि नौकरी में एससी एसटी का आरक्षण जो होता है, ठीक है, ओबीसी का जो आरक्षण होता है या ईडब्ल्यूएस का जो आरक्षण होता है, इनकी भी व्यवस्था की गई है। एससी एसटी का कितने परसेंट है? 12.5%, 22%। ठीक है, ओबीसी का कितने परसेंट है? 27%। ईडब्ल्यूएस कितने परसेंट है? 10%। कुल मिला के ये आरक्षण की व्यवस्था कर दी गई है कि ये जो है सरकारी नौकरियों में आरक्षण देते समय हम इन आधार भेदभाव कर सकते हैं। आगे बेटा अस्पृश्यता, देखो इसे बोलते बेटा छुआछूत। अब देखो अस्पृश्यता की प्रथा पूरी तरीके से समाप्त कर दी गई है। कहा गया कि यदि कोई व्यक्ति भी किसी के साथ में छुआछूत करने का प्रयास करता है तो वहां सजा का प्रावधान दिया गया है। तो किसी व्यक्ति को हम कभी भी सार्वजनिक तालाब से, जो मैं पहले बोल चुका हूं, सार्वजनिक, चाहे तालाब हो, चाहे घाट हो, चाहे बस स्टैंड हो, चाहे सार्वजनिक नदी हो, चाहे सार्वजनिक होटल हो, चाहे सार्वजनिक पार्क हो, हम किसी के साथ भी यहां पर भेदभाव नहीं कर सकते। और यदि भेदभाव करते हैं तो संसद ने कानून बनाया है कि भेदभाव करने पर आपको सजा दी जाएगी। क्या दी जाएगी? सजा दी जाएगी। यह 1976 में बनाया गया था अस्पृश्यता अधिनियम, 1955 में बनाया गया था और 76 संशोधन किया गया था कि यदि कोई व्यक्ति इन पर कोई भेदभाव करता है तो भैया उसे सजा दो। क्या दो? सजा दो, दंड दो, आर्थिक दंड दो, आपराधिक कार्रवाई। आगे बेटा उपाधियों का अंत। भारत में राजा, महाराजा, सर जैसी उपाधि
खत्म कर दी गई है। केवल शिक्षण और सैन्य संस्कृति उपाधि मिलेगी। मतलब आप शिक्षा की उपाधि लो, आप वहां पर पीएचडी लो, डॉक्टर लगाओ, आप बीटेक करो वहां इंजीनियर लगाओ, आप एलएलबी करो वहां वकील लगाओ, ये तो चलेगा भाई। आप सैन्य में जाओ, आप वहां पर लगाओ, लेकिन आप ऐसे मत करो कि जैसे महात्मा गांधी जी को महात्मा की उपाधि किसने दी? रविंद्रनाथ टैगोर ने। रविंद्रनाथ टैगोर गुरु जी की उपाधि किसने दी? महात्मा गांधी ने। मतलब गांधी जी ने महात्मा रविंद्र को और रविंद्रनाथ टैगोर जी ने गांधी जी को आपस में उपाधियों का प्रदान कर दी। जैसे सर राय बहादुर चौधरी महाराज, तो इस प्रकार की महाराजा, तो इस प्रकार की जो उपाधि है इन्हें संविधान ने क्या कर दिया है? खत्म कर दिया गया है। बोला गया कि डॉक्टर की लो, इंजीनियर की लो, वकील की लो, आप पढ़ो भैया, सेना में जाओ, ब्रिगेडियर की उपाधि लो, कर्नल की उपाधि लो। इन उपाधि को तो आप ले सकते हो, लेकिन नॉर्मल उपाधि आप नहीं ले सकते, दीवान की नहीं ले सकते, राजशाही की नहीं ले सकते। और बोला गया है कि यदि भारत का व्यक्ति किसी विदेशी राज्य से किसी विदेशी राज्य से उपाधि यदि लेता है तो वो राष्ट्रपति की अनुमति से ही लेगा, राष्ट्रपति की अनुमति से ही लेगा। बिना राष्ट्रपति की अनुमति के कोई उपाधि नहीं दी जाएगी। ये भी बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, इसको याद रख लेना आप ध्यान से, ठीक है। आपको समझना चाहिए भारत रत्न को उपाधि नहीं माना गया है। पद्म विभूषण, पद्म श्री, ज्ञानपीठ पुरस्कार, ठीक है, और पद्म पुरस्कार या सैन्य पुरस्कार जो है उनको उपाधि नहीं माना गया है। तो उपाधियों का अंत कौन से आर्टिकल में है? आर्टिकल 18 में। बहुत अच्छे से याद रख लेना, उपाधियों का अंत। किसका अंत बेटा? उपाधियों का अंत। कौन से आर्टिकल में है? आर्टिकल 18 में है। आगे बात करते हैं आर्टिकल 19, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट, और कहते हैं कि इंपॉर्टेंटों का बादशाह। देखो, कहा जाता है कि आर्टिकल 19 में पहले हमें 7 प्रकार की स्वतंत्रता थी, लेकिन प्रेजेंट टाइम में 6 प्रकार की है। तो भारतीय नागरिकों को 6 मूलभूत स्वतंत्रता दी गई है आर्टिकल 19 में। इसमें बोला अभिव्यक्ति व विचार, मतलब हमारे मन में यदि कोई विचार आ रहे हैं ना, जो सुना, हमारे मन में कोई विचार आ रहे हैं तो हमें पूरी आजादी है भैया, हम किसी के माध्यम से रखें, चाहे हम उसको मीडिया के माध्यम से रखें, चाहे हम इसको समाचार पत्र के माध्यम से रखें, चाहे हम उसे इशारे में रखें कि चलता है भाई 9 से 11। तो किसी भी अपने मन के विचारों को जो रखने का अधिकार है वो आर्टिकल 19 के फर्स्ट श्लोक में है, ठीक है। यहाँ प्रेस की स्वतंत्रता भी है, प्रेस ही होगी मीडिया या समाचार पत्र। तो जो भी हम अपने मन के विचार रख सकते हैं, ये सब की बात हुआ आर्टिकल 19 में। इसमें कहते हैं कि वाक अभिव्यक्ति में आता है कि सरकारी चीजों को जानने का अधिकार, फोन टैपिंग के विरुद्ध अधिकार, प्रेस की स्वतंत्रता का अधिकार, प्रदर्शन और विरोध का अधिकार, अखबार का अधिकार, शांति का अधिकार, सरकारी गतिविधि जानने का अधिकार, किसी राजनीतिक दल के या संगठन द्वारा बनाए गए बंद के खिलाफ अधिकार। तो इस प्रकार के जो अधिकार है, ठीक है, जो हमारे मन के विचार आते हैं, मन की अभिव्यक्ति का जो विचार है वो आर्टिकल 19 के फर्स्ट में है। दूसरा होता है शांतिपूर्वक सभा, बिना हथियारों के। देखो ना, इसको थोड़ा सा मैं अलग से कर लेता हूं कि बिना हथियारों के, किसके? बिना हथियारों के भी आपको अधिकार दिया गया है कि आप बिना हथियारों के भी शांतिपूर्वक रूप से कर सकते हैं। तो 19 करते हैं, अब ध्यान से देखो आर्टिकल 19 में पहला क्या है? पहला है वाक एवं अभिव्यक्ति। अभिव्यक्ति, अभिव्यक्ति का मतलब है मन के विचार को प्रकट करना, अर्थात इस आर्टिकल में हमको भाषण देने का अधिकार शामिल है, इस आर्टिकल में प्रेस का अधिकार शामिल है, इस आर्टिकल में विज्ञापन का अधिकार शामिल है, इस आर्टिकल में फोन टैपिंग के खिलाफ अधिकार प्राप्त है कि हमारा कोई फोन टैपिंग नहीं कर सकता। तो इसके खिलाफ जो है अधिकार शामिल है। कौन से आर्टिकल में? 19 में। दूसरी बात करते हैं जो इसमें दूसरा इंपॉर्टेंट आर्टिकल है 19 का सेकंड बोलते हैं, उसे बोलते हैं शांतिपूर्वक
व बिना हथियारों के, बिना हथियारों, किसके? शांतिपूर्वक व बिना हथियारों के, हथियारों के धरना देने का अधिकार, धरना देना। ठीक है, हम धरना कर सकते हैं, प्रदर्शन कर सकते हैं शांतिपूर्वक और बिना हथियारों के, बिना किसी को परेशान करे हम यह काम कर सकते हैं। जो तीसरा सबसे इंपॉर्टेंट अधिकार है कि हम कोई भी अपनी, तो सुना, किसी भी क्षेत्र में अपनी कोई भी राजनीतिक पार्टी, संगम या संघ बना सकते हैं। संगम व संघ बनाने का अधिकार, बनाने का अधिकार कि भैया हम कोई भी किसी प्रकार की कोई राजनीतिक पार्टी बना सकते हैं, उसमें कोई डाउट नहीं है। हम सहकारी संस्था बना सकते हैं। कौन सा संस्था? सहकारी संस्था बनाने का भी अधिकार है इसमें। कौन सा आर्टिकल में है ये? 19 के थर्ड में। 19 के फोर्थ में क्या है, बड़ा जल्दी बताओ। निर्व्रत आचरण करने का अधिकार। निर्व्रत आचरण करने का अधिकार क्या है? कि हम किसी भी क्षेत्र में, किसी भी क्षेत्र में आ जा सकते हैं। तो सबसे इंपॉर्टेंट है जो इसमें लिखा गया है, भारत के किसी भी क्षेत्र में आने जाने का अधिकार, आने जाने का अधिकार। कि हम किसी भी क्षेत्र में आ सकते हैं, जा सकते हैं, घूम सकते हैं। लेकिन कहा गया है कि जनजाति जो एसटी समुदाय क्षेत्र है वहां पे कुछ रोक लगाई गई है। और पांचवा है, भारत के किसी भी क्षेत्र में निवास करने का अधिकार, निवास करने का अधिकार। कि भारत के किसी क्षेत्र में हम जाके निवास कर सकते हैं, मजे में सो सकते हैं, कोई रोक टोक नहीं है, एसी लगी हुई है आराम से। देखो आगे बात करते हैं आर्टिकल नंबर 19 के 6 में। यहां गया है कि कोई भी आजीविका पाने का अधिकार, अर्थात आजीविका प्राप्त करने का अधिकार। कौन सा? आजीविका प्राप्त करने का अधिकार। कि हम अपनी आजीविका चलाने के लिए कोई व्यापार कर सकते हैं। और कोई व्यापार का मतलब ये नहीं कोई व्यापार कभी आप रखो, जिसे कहते हैं रिक्शे पर दारू के पौवे मोहल्ले में ले लो 100 रुपए 60 रुपए, ऐसा नहीं। कोई भी व्यापार का मतलब होता है कि कानूनी संगत व्यापार। यदि आप कानूनी संगत व्यापार कर सकते हो तो अपनी आजीविका चलाने के लिए भी कोई भी व्यापार करने का आपको अधिकार है। लेकिन साथ साथ में ये सभी अधिकार देते समय इन पर युक्तियुक्त प्रतिबंध लगाने की कोशिश की गई है। मतलब जो देश की अखंडता, सामाजिक सुरक्षा, लॉ एंड ऑर्डर को जो बनाए रखेंगे, यदि आपके धरना देने से लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति बिगड़ने की कोशिश कर रही है तो इस पर प्रतिबंध लगाया जा सकता है। यदि आपके पास कोई संघ या आपकी कोई पार्टी है, बनाने का अधिकार है, लेकिन उसकी देश से, उसकी बनाने से देश की एकता और अखंडता, यह लोक व्यवस्था बढ़ रही है, बिगड़ रही है, तो उस पर प्रतिबंध लगाया जा सकता है। या भारत के किसी क्षेत्र में जाने पर वहां के स्थानीय समुदाय, जनजातीय समुदाय की संस्कृति, सभ्यता पर कोई नुकसान है तो आर्टिकल 19(4) और 19(5) पर प्रतिबंध लगाया जा सकता है। तो यह दिया गया है कि आर्टिकल 19 में कि हमें 6 प्रकार की स्वतंत्रता प्रेजेंट टाइम में है, जो पहले कितने प्रकार की थी? 7 प्रकार की थी। तो आप ध्यान से रखो, इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। ठीक है, आप इसको अच्छे से रिवाइज कीजिए। कल की क्लास में हम आर्टिकल 20 से लेकर 36 तक की, 35 तक की बात करेंगे। थैंक यू, धन्यवाद।